अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इजी जेटेक बॉक्स है। इस बॉक्स में फ़ॉल्ट है, जैसे ही हम इसे कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो ये फर्मवेयर अपडेट की पोर्ट बनाता है और इसके साथ ही इसकी कोई भी एलईडी रोशन नहीं होती। हम इसको पीसी के साथ अटैच करेंगे, आप डिस्प्ले में देखेंगे इसकी तमाम की तमाम एलईडीज़ पावर ऑफ हैं। हमने इसको पीसी के साथ अटैच किया तो आप डिस्प्ले में देखेंगे इसने अपडेट की पोर्ट बनाई है। डिवाइस मैनेजर को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त इसकी ये वाली कंडीशन है। डिवाइस मैनेजर में इजी जेटेक अपडेट पोर्ट, ये पोर्ट उस वक्त शो होती है जब हमारे बॉक्स का फर्मवेयर डिस्टर्ब हो जाए या फर्मवेयर में कोई फॉल्ट आ जाए। जैसे ही हम इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। मैं आपके सामने एक ट्राई लेके दिखा देता हूँ। इजी जेटेक का सेटअप रन करेंगे, प्लस का सेटअप नहीं बल्कि सिर्फ इजी जेटेक का। यहाँ पे देखेंगे ये वाला डायलॉग बॉक्स शो करेगा, प्लीज़ अपडेट ड्राइवर्स एंड प्रेस ओके। हम इसको प्रेस ओके करेंगे तो अपडेटिंग बॉक्स हार्डवेयर ये शो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये फेल हो गया है। फेल होने के साथ इसने कंप्यूटर से ये डिटेक्ट होने के बजाय अनडिटेक्ट हो गया, यानी कंप्यूटर ने इसकी पोर्ट को छोड़ दिया है। यहाँ से हमें कन्फर्म हुआ कि इसके हार्डवेयर में कोई मसला है जिसकी वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखेंगे अपडेटिंग की जो पोर्ट शो हो रही थी वो अब चली गई है, यानी हमारा बॉक्स जो है पीसी ने उसको ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है। बॉक्स को उतार के दोबारा लगाया तो दूसरी दफ़ा फिर अपडेट की पोर्ट आई है। इसी तरह से हम अगर बार बार इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये दरमियान में रुक जाएगा, हमारा बॉक्स अपडेट नहीं होगा। इसको हम सप्लाई पे दिखा देते हैं। ये मैंने आरजी एक चार्जर बनाया हुआ था 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए। इसको एज ए पावर सप्लाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो आप अपनी सिंपल पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने के लिए आपकी शॉप में होती हैं। हमने इसको अटैच किया तो 0.23 एम्पेयर, इतने एम्पेयर लिए हैं, लेकिन कोई भी एलईडी इसकी रोशन नहीं हुई। एलईडीज़ का रोशन ना होना यह भी इसकी अलामत है कि इसके हार्डवेयर में कोई मसला है। एम्पेयर ले रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। इसको डिसअसेंबल करके इसका फ़ॉल्ट तलाश करेंगे। कैसे फ़ॉल्ट तलाश किया ये सारी मालूमात आपके सामने शेयर करेंगे, तो हमारी वीडियो देखते रहिए, शुरू से आखिर तक देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। कभी भी कोई भी डिवाइस रिपेयर करनी हो तो डिसअसेंबल करने के बाद सबसे पहले उसको थिनर या सीटीसी के साथ वॉश कर लेना चाहिए और माइक्रोस्कोप के नीचे जूम के अंदर तमाम कंपोनेंट्स पे एक नज़र लगानी चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि कोई कंपोनेंट टूटा हुआ ना हो, कोई कंपोनेंट जल के ब्लैक ना हो गया हो, या कोई सर्किट की कोई लाइन ब्रेक ना हो। ये चीज़ें सबसे पहले गौर करनी होती हैं। इसके
कुछ कंपोनेंट्स पे मुझे लगता है सोल्डरिंग आयरन के टच होने के हमें निशानात मिले हैं। मुझे लगता है इसको पहले भी किसी ने रिपेयर करने की कोई कोशिश की है। कई जगह पे सोल्डरिंग आयरन लगा हुआ है, तो हो सकता है कोई बंदा इस पे ट्राई करता रहा है। पहले हम अच्छी तरह इसके एक एक कंपोनेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इसके बाद हम अगले स्टेप्स पे चलेंगे। ये यहाँ पे देखिए, साफ मालूम हो रहा है किसी ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ की है। कभी कभी इस किस्म के फॉल्ट आने की वजह यह भी हो सकती है कि हमारे बॉक्स में डिफरेंट जो पोर्ट्स होती हैं, इनके नीचे या इनके पिनों पे कोई डस्ट आ जाए या कार्बन आ जाए, तो उस वजह से भी बॉक्स कई दफ़ा काम छोड़ जाते हैं। हम ऐसे करेंगे, इसकी जे टैग वाली पोर्ट को भी एक दफ़ा उतार के क्लीन करेंगे। उसको उतारने से पहले हमें तमाम एलईडीज़ उतारनी पड़ेंगी। आप डिस्प्ले में देख लीजिए, सेम इसी तरह से एलईडीज़ को उतारेंगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उतार सकेंगे। एक वीडियो में मैंने पहले भी ये वाली पोर्ट उतार के दिखाई हुई है, तो अगर आपको ना समझ आए तो उसी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हम जेटेग पोर्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ कार्बन वगैरह नज़र आ रहा है। इस पोर्ट को हम उतार के क्लीन कर देंगे। इसके अंदर 3 अदद रेगुलेटर लगे हुए हैं और ये डिफरेंट नंबर्स के हैं। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्टेज पे रखेंगे डीसी पे, और इन तमाम रेगुलेटर्स के ऊपर पावर चेक करेंगे। इनके ऊपर वाली जो पिन होती है, यहाँ पे पावर मौसूल होना होती है। आप डिस्प्ले में देखिए, बॉक्स को इस वक्त मैंने पावर दी हुई है, यानी 5 वोल्ट पे लगाया हुआ है। जब हम यहाँ पे पावर चेक कर रहे हैं तो माइनस का निशान आ रहा है और 0 शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों ही रेगुलेटर ख़राब हैं। दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए मिनिमम 1.8 और ज़्यादा से ज़्यादा 3.3। ये यहाँ पे शो होने थे, लेकिन इतने वोल्टेज यहाँ पे नहीं आए। इन तीनों का कंफर्म हो गया है कि ये तीनों रेगुलेटर ख़राब हैं। हो सकता है कि कस्टमर ने इस पे कोई शॉर्ट मोबाइल लगाया हो, या ये भी हो सकता है कि मोबाइल को जब डिटेक्ट करने लगा था तो उसने इसके साथ कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो कि ज़्यादा वोल्टेज की थी वो उसने लगा दी है, जिसकी वजह से इसके अंदर रिवर्स करंट गया है। उससे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये VCC और VCCQ के पॉइंट हैं। जब हम अपने मोबाइल को डिटेक्ट करते वक्त एक्सटर्नल पावर लगाते हैं तो वो 4.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की लगाएंगे तो रिवर्स करंट आएगा इन पॉइंट्स पे। हमारे पीसी का नुकसान भी हो सकता है और हमारे बॉक्स का नुकसान भी हो सकता है, या जिस मोबाइल डिवाइस को हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो भी ख़राब हो सकती है। तो इन तीनों को हम उतारेंगे और सेम नंबर्स के रेगुलेटर्स लगाएंगे।
इसके साथ ही हमें ये देखना होगा कि इनके साथ मज़ीद कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कॉमन ये वाली लाइन ये ग्राउंड की लाइन है। ग्राउंड हमेशा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर जाती है। तो और इसके साथ कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। कैपेसिटर कभी इस तरह की कंडीशन में ख़राब नहीं होते। हमें इन रेगुलेटर के नंबर नोट करना होंगे। इसमें एक लगा हुआ है SMA 777 1.2 और 3.3 और दूसरा भी 1.2 वोल्टेज के दो लगे हुए हैं और 3.3 का एक लगा हुआ है। सेम नंबर के सेम जगह पे हमने रेगुलेटर लगाने हैं। इन रेगुलेटर के साथ 3.3 वोल्ट इस बड़े आईसी में आते हैं और इसके साथ ही ये वाला आईसी, इसको भी तकरीबन 3 से 5 वोल्टेज दरकार होते हैं। ये इनमें से 3.3 वाले दरमियान वाले रेगुलेटर के साथ ये कनेक्टेड होता है और 3.3 वोल्टेज इस बड़े आईसी में आएंगे और फर्मवेयर भी इस बड़े वाले आईसी में ही होता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये बड़ा आईसी भी ख़राब हो सकता है। अगर मेन आईसी ख़राब हो जाए तो हमें बॉक्स रिपेयर करना, हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। तो हम रेगुलेटर चेंज करके देखते हैं। उसके बाद अगर बड़े आईसी में कोई फॉल्ट मिला तो फिर हम इस बॉक्स को रिपेयर नहीं करेंगे, आगे नहीं चलेंगे। तो अगर ये बड़ा आईसी ठीक है, रेगुलेटर तब्दील करने के बाद अगर एलईडीज़ पर रोशनी आ जाए तो फिर हम इसमें मज़ीद कोई फॉल्ट देखेंगे, या हो सकता है इन तीनों को चेंज करने के बाद बॉक्स वर्किंग में आ जाए। इसी तरह से बड़ा एक आईसी दूसरी साइड पे भी लगा हुआ है। इसको भी तकरीबन 3 से 4 वोल्टेज चाहिए इसको रन होने के लिए। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर तब्दील करते हैं। इस किस्म के कंपोनेंट्स आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हुए भी उतार सकते हैं और SMD रिवर्क स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप SMD रिवर्क स्टेशन यूज़ करें, और या जिसको हीट गन भी कहते हैं। और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन अच्छे वाला है और आप उसे यूज़ करना बेहतर तरीके से जानते हैं तो फिर आप सोल्डरिंग आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेगुलेटर तब्दील करने के बाद हमने इसको दोबारा पावर सप्लाई पे लगाया तो आप देख सकते हैं ये 0.23 एम्पेयर लेने के बाद दोबारा एम्पेयर छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि ये रिपेयर हो चुका है। अब हमें इसकी एलईडीज़ लगानी है और उसके बाद हम कंप्यूटर के ऊपर इसको लगा के देखेंगे, या एलईडीज़ को बिना लगाए भी हम अपने पीसी के साथ इसे अटैच करके देख सकते हैं। अगर तो ये वर्किंग में आ गया है तब भी ठीक है, अगर नहीं वर्किंग में आया
तो फिर हम किसी दूसरे कंपोनेंट पे चलेंगे। ये तीनों रेगुलेटर हमने तब्दील कर दिए हैं। इसके बाद एलईडीज़ लगाई और पावर देने पे आप देख सकते हैं कोई भी एलईडी रोशन नहीं हुई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉक्स में मज़ीद कोई फॉल्ट मौजूद है। तो इसके अलावा फॉल्ट क्या हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है, ये हम तलाश करेंगे इस आईसी पे। अच्छा, यकीनन एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि पहले कौन सी चीज़ टेस्ट करना होती है, सेकंड टाइम कौन सी चीज़ चेक करनी होती है। तो किसी भी चीज़ को जो आप रिपेयर करने लगे हैं और वो मुकम्मल पावर ऑफ कंडीशन में हो, तो सबसे पहले उसके पावर सेक्शन को चेक किया जाता है। पावर सेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो तो उसे तब्दील कर दिया जाता है, और अगर सारे कंपोनेंट ठीक हों तो फिर उससे आगे की स्टेज पे जाया जाता है। इसके पावर सेक्शन में इस बॉक्स के लगे हुए थे रेगुलेटर, और उसके बाद ये वाला आईसी जिसको इस वक्त मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये होता है IRF आईसी, इसको आप कह सकते हैं, या इसको मोसफेट आईसी कह सकते हैं। जब हमने इसको मज़ीद चेक किया तो हमें पता चला कि इसका रेगुलेटर वाला आईसी भी ख़राब है। ये आईसी के ख़राब होने का क्या निशानी थी, कैसे हमें पता चला, वो ये कि डिस्प्ले में भी आपने देख लिया होगा, इसकी इनपुट वाली पिन्स के ऊपर 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट की पिनों पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहे, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी इनपुट ले रहा है लेकिन उसको वोल्टेज को आउट नहीं कर रहा। तो साफ ज़ाहिर हुआ कि ये आईसी ख़राब है। इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, AP7165। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मोसफेट आईसी है, और अगर ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे हम 2 अदद मोसफेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। और इस आईसी को चेक करने के लिए भी हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी का या किस किस्म का आईसी है, तभी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपको कंसेप्ट आज क्लियर कर देता हूँ कि हमें कैसे किसी भी आईसी को चेक करना पड़ जाए तो उसका तरीका क्या होता है। गूगल क्रोम में आके हम आईसी का नंबर लिखेंगे AP7165। ये हमने इसमें नंबर इनपुट कर दिया। स्पेस दे के इसके सामने डाटा शीट भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें फिर भी आईसी का सिर्फ नंबर लिखने से आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने आईसी की डाटा शीट शो हो गई है। हम इस पेज पे चले जाते हैं। यहाँ आके हम देखेंगे इस आईसी के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं या किस किस्म का मॉड्यूल आईसी है। इस डाटा शीट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको डाउनलोड करते हैं। सॉरी, PDF पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हम इसे ऑनलाइन ही देख लेते हैं, चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा शीट हमारे सामने आ गई है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और मज़ीद आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज 2.2 वोल्ट टू 5.5 वोल्टेज। इसका मतलब ये है
कि इसको आईसी को वर्क करने के लिए 2.2 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक चाहिए और 500 मिली एम्पेयर लोड तक ये आउटपुट देगा। और थोड़ा सा नीचे अगर आ जाएं तो एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज रेंज, यानी ये एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट दे सकता है। वो आगे लिखा हुआ है कि कितने से कितने तक, 0.8 वोल्ट से लेकर 5.0 वोल्ट तक हम इस पे आउटपुट ले सकते हैं। इसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करके हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पे आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। मज़ीद अगर नीचे चले जाएं तो इसकी पिन आउट वगैरह की डिटेल्स भी आपको मिलेंगी। और इससे और थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो यहाँ पे इसका यूज़ करने का डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 2 अदद आउटपुट में देखें अगर आप तो 2 अदद रेजिस्टेंस इन्होंने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। इस तरह सीरीज़ में रेजिस्टेंस यूज़ करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ की तो हम इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल में आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो वाला एक्सपीरियंस ही नहीं है जी कि मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स आपको बताऊं। आपके लिए जितना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। अब हम ये आईसी उतार सकते हैं। मेरे पास आईसी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा कंपोनेंट मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली आईसी ही तब्दील कर दूँगा। अगर आपको किसी भी वजह से आईसी अवेलेबल ना हो तो हमें पता चल गया कि इस पे आउटपुट वोल्टेज कितने इस आईसी के होते हैं। वो थे 0.8 से लेके 5.5 वोल्ट तक। तो मार्केट में डिफरेंट किस्म के आपको वो अवेलेबल हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिनको कहते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी सर्किट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको आईसी ना मिले तो इस आईसी की जगह पे हम डीसी टू डीसी स्टेप डाउन या स्टेप डाउन ही हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप अप की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम क्या करेंगे, डीसी टू डीसी स्टेप अप मॉड्यूल को हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे 1.8 पे और अपने बॉक्स को रनिंग में लाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो फिर हम उसके थोड़े से वोल्टेज बढ़ा देंगे, यानी 1.8 के बाद हम 2.5 पे एडजस्ट करके देखेंगे। अगर वहाँ भी वर्क नहीं करता है तो फिर हम 3.3 वोल्ट पे इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा बॉक्स किसी स्टेज पे आके रनिंग में आ जाएगा। तो ये तरीका है डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल यूज़ करने का किसी भी आईसी की जगह पे। और अगर आपको पहले से ही कन्फर्म है कि हमारे इस आईसी के आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, मिसाल के तौर पे ये आईसी आपका रेगुलेटर आईसी आउटपुट दे रहा है 2.5 और वो ख़राब हो गया, आपको नहीं मिल रहा, तो उसको उस सूरत में आप ऐसे करेंगे, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल परचेज़ करेंगे मार्केट से और उसको एडजस्ट कर देंगे 2.5 वोल्टेज पे और उसके बाद अपने बॉक्स पे उसको अप्लाई कर देंगे तो आपका बॉक्स रनिंग में आ जाएगा। और अगर आपको कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए थे, फिर आपको सबसे छोटी वैल्यू 1 वोल्ट से लेके आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाइए। जहाँ पे आपकी डिवाइस रनिंग में आ जाए तो वहीं पे आप इसको एडजस्ट कर देंगे। मेरे पास ये आईसी अवेलेबल था तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर किसी दूसरी वीडियो में इसकी ज़रूरत हुई ये चीज़ समझाने की तो मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पे भी आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर सेम करंट के आउटपुट वाली आईसी अवेलेबल नहीं है तो उसका मुतबादल क्या होना चाहिए। एक दफ़ा मेरी इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने
PTCL का एक राउटर रिपेयर करके दिखाया था, जिसके अंदर इसी तरह की एक पावर वाली आईसी ख़राब थी और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया था LM317। LM317 रेगुलेटर होता है, तो उसे फिक्स किया था हमने 3.3 पे, और वो राउटर वर्किंग में आ गया था। मेरे इसी चैनल पे आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी लगा दूँ। ये आईसी भी हमने तब्दील कर दिया है। अब इसके बाद हम इसे पावर दे के देखते हैं तो क्या कंडीशन इसकी होती है। जी, ये रिपेयर हो गया है। आप इन दोनों एलईडीज़ को देख सकते हैं। ये एलईडीज़ मुसलसल ब्लिंकिंग कंडीशन में आ गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉक्स रिपेयर हो चुका है और इसमें फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। ये वाला आईसी हमने तब्दील किया, रेगुलेटर आईसी, ये भी ख़राब था। ये पूरे वोल्टेज यहाँ पे नहीं दे रहा था, बल्कि ज़ीरो वोल्टेज दे रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे नया आईसी लगाया है तो वोल्टेज आउट होने लगे हैं। तो जैसे ही वोल्टेज बॉक्स में गए हैं तो ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉक्स का हार्डवेयर ठीक हो गया। अब हम इसमें स्मार्ट कार्ड इंसर्ट करेंगे और पीसी पे इसका रिज़ल्ट देखेंगे। बॉक्स को असेंबल करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और अपने बॉक्स को अटैच करेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारा बॉक्स कंप्यूटर के साथ अटैच हो रहा है या नहीं, या किसी ड्राइवर के अपडेट करने की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम EasyJTag का सेटअप लॉन्च करेंगे। सेटअप जैसे ही हमने लॉन्च किया तो हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है कि EasyJTag बॉक्स का फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। इसे हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारा फर्मवेयर डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद की कंडीशन क्या होती है ये हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। हमारा फर्मवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम अपना बॉक्स का सेटअप लॉन्च करेंगे और रिज़ल्ट आपके सामने दिखाएंगे। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद ये आप डिस्प्ले में देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉक्स 100% रिपेयर हो चुका है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा और हमारी गुजारिश ये होती है कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए।